देखो, तो चैप्टर नंबर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है फैराडे लॉ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फैराडे लॉ। तो देख, फैराडे ने हमको दो लॉ दी, ठीक। सबसे पहले फैराडे की फर्स्ट लॉ क्या है? अगर हम फर्स्ट लॉ के बारे में बात करें तो फैराडे क्या बोलता है कि मान ले कोई कंडक्टर है मेरा, ये रहा, और इस कंडक्टर से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इस कंडक्टर से एसोसिएटेड क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तक इस कॉइल में आपको क्या मिलेगा? इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इस कॉइल में हमको क्या मिलने वाला है? इंड्यूस्ड करंट। वो इसी फिनोमेना को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी को फर्स्ट लॉ नाम दिया। तो देख, लॉ क्या है कि किसी भी कंडक्टर से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आता है तो फ्लक्स में चेंज आने के कारण उस कॉइल में क्या आएगा? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण आपको क्या मिलेगा? इंड्यूस्ड करंट। और इसी फिनोमेना को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यही लॉ क्या बनी? फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट फैराडे लॉ, है ना। अब देख, फैराडे की सेकंड लॉ क्या है? ये क्वेश्चन 3 नंबर में या 4 नंबर में आ सकता है, आता भी है जनरली। पहले 4 नंबर में आता था, अब इसकी प्रोबेबिलिटी की 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए। दूसरा जो लॉ है वो ये बनता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। देख, हमको क्या बात समझ में आ रही है? हमको ये समझ में आ रही है कि इस कॉइल में अगर फ्लक्स बदलेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब फैराडे ने सेकंड लॉ में क्या बोला कि अगर फ्लक्स तेजी से बदलेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा मिलेगा, अगर फ्लक्स धीरे धीरे बदलेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या मिलेगा? कम। तो भैया, फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है उस पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करने वाला है? डिपेंड करने वाला है। तो सेकंड लॉ क्या है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये फैराडे का सेकंड लॉ है। इसी के बेसिस पे फॉर्मूला बना दिया हमने, है ना। देख, मान ले मेरा फ्लक्स पहले φ1 था, और φ1 से फिर फ्लक्स कितना हो गया? φ2। कितने टाइम में? t टाइम में। तो देख, चेंज कैसे निकलता है? चेंज निकलता है, चेंज कैसे निकलता है? फाइनल माइनस इनिशियल। देख, इसको समझ। आज मान ले किसी का वजन 50 किलो है और 6 महीने बाद उसका वजन हो गया 70 kg, तो चेंज कितने का आया? 20 का। कैसे निकाला? 70 माइनस 50 यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो देख, इनिशियल फ्लक्स φ1 था, फिर फ्लक्स कितना हो गया? φ2। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये आ गया चेंज। अब अगर रेट निकालना है तो क्या कर दोगे? टाइम से डिवाइड। तो रेट ऑफ चेंज क्या है? φ2 माइनस φ1 बाई टी। अब देख, फैराडे ने क्या बोला कि ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के। हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया और एक कांस्टेंट लगा दिया के, है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बना? माइनस के डी फाई बाई डी टी। अच्छा सुनना, एसआई सिस्टम में इस के की वैल्यू 1 है, तो देख ई किसके बराबर आ गया? ई आ गया φ2 माइनस φ1 अपॉन में टी। अच्छा, इसमें माइनस भी आगे आता है। अब माइनस क्यों आता है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है ये इस चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज कर रहा है। कि जैसे देख, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया किसके कारण? फ्लक्स के चेंज होने के कारण। तो ये क्या कर रहा है? फ्लक्स के चेंज का अपोज कर रहा है, इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है। तो ये साइन नेगेटिव साइन के इंडिकेट करता है कि भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या करता है? अपोज। तो देख, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि एक्सप्लेन फैराडे लॉ। तो फैराडे के दो लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है कि जब तक फ्लक्स बदलेगा जब तक कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, और जब फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तब कॉइल में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलेगा। फिर फैराडे का सेकंड लॉ क्या है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, कि भैया फ्लक्स कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको मिलेगा। तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। अब देख, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है? सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है लेंज लॉ। देख, फैराडे ने कहीं भी इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की। तो लेंज लॉ क्या काम आता है वो सुनना। लेंज लॉ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देता है। किसकी डायरेक्शन दे रहा है? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन दे रहा है। तो लेंज लॉ काम क्या आ रहा है? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देने के। तो छोटे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है लेंज लॉ इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट।
है ना। अच्छा, लेंज लॉ किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? तो लेंज लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। ये इस पे क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स में कि एक्सप्लेन हाउ लेंज लॉ वर्क ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको एक्सप्लेन करना है कि लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे काम कर रहा है। तो पहले तो लॉ समझ लेते हैं, है ना। तो देख, लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है, जो अभी मैंने तुमको माइनस का लॉजिक समझाया, वो लेंज लॉ से ही आया कि इंड्यूस्ड करंट जो आ रहा है, वो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस किसके कारण हो रहा है? चेंज ऑफ फ्लक्स के अपोज के कारण। तो इस लेंज लॉ ने यही बोला कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि भैया जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको अपोज करने के लिए क्या आया है? इंड्यूस्ड करंट आया है, और यही उसका स्टेटमेंट है। अब देख, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे काम कर रहा है, सुनना जरा। मान ले ये तेरे पास एक कॉइल है और ये तेरा एक मैग्नेट है। अब देख, फैराडे ने क्या समझाया था कि जब ये मैग्नेट मोशन करेगा, जब ये मैग्नेट नजदीक आएगा या जब ये मैग्नेट दूर जाएगा, तभी आपको इस कॉइल में करंट मिलेगा। अगर मैग्नेट स्टैटिक पोजीशन में, अगर मैग्नेट रुका हुआ है, तो आपको इसमें करंट फ्लो होता हुआ नहीं दिखेगा, है ना। तो देख, समझाया कैसे लेंज लॉ कैसे काम करता है। तो ये मैग्नेट हमने पकड़ा और इस मैग्नेट को पकड़ के हम आगे की तरफ मोशन करा रहे हैं, है ना। जब हम मोशन करा रहे हैं तो हमको कॉइल में क्या मिला? इंड्यूस्ड करंट। इस कॉइल में हमको क्या मिला? इंड्यूस्ड करंट मिला। अब क्यों मिला, उसका लॉजिक समझना जरा। देख, हुआ क्या, जब आप इस मैग्नेट को मोशन करा रहे थे तो आप मैग्नेट को चलाने के लिए आपकी मैकेनिकल एनर्जी खर्च कर रहे हो, और उसी मैकेनिकल एनर्जी के कारण इस कॉइल में क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए इस कॉइल में क्या आना चाहिए? इंड्यूस्ड करंट आना चाहिए, और इंड्यूस्ड करंट को लाने के लिए ये क्या करेगा? इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस करवा देगा, करंट फ्लो करवा देगा। तो हुआ क्या, हम हमारी मैकेनिकल एनर्जी से मैग्नेट को मोशन करा रहे थे, और उसी मोशन के कारण हमको कॉइल में क्या मिली? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। तो देख, जब हम नॉर्थ पोल को नजदीक लाते हैं तब इसमें नॉर्थ पोल डेवलप होता है इस कॉइल में, ताकि ये नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करे और ये मैग्नेट दूर रहे। पर जब हम मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तब इसमें साउथ पोल डेवलप होता है, ताकि मैग्नेट नजदीक रहे, है ना। देख, अपोज करना है, मैग्नेट नजदीक आ रहा है तो दूर भगाना है, और अगर मैग्नेट दूर जा रहा है तो नजदीक बुलाना है। तो नजदीक बुलाने के लिए अट्रैक्शन होना चाहिए, दूर भगाने के लिए क्या होना चाहिए? रिपल्शन। तो देख, इसीलिए जब ये नजदीक आ रहा था, यहाँ नॉर्थ था, तो इस पे भी कौन सा पोल आ गया? नॉर्थ पोल। दूर भगाने के लिए यहाँ साउथ था, अब यहाँ नजदीक बुलाना है तो फिर इस पे नॉर्थ था, तो यहाँ क्या डेवलप होना चाहिए? साउथ। तो ये लेंज लॉ है। लेंज लॉ किस प्रिंसिपल पे काम करती है? वो ये कंसेप्ट है। देख, अब तीसरा जो इसमें डेरिवेशन आता है वो आता है मोशनल ईएमएफ। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है कि एस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ, कि भैया आपको क्या करना है? मोशनल ईएमएफ के लिए एक डेरिवेशन डेवलप करके देना है, एक वैल्यू कैलकुलेट करके देना है। सुनना जरा कहानी। देख, मेरे पास एक प्लेन है, ये रहा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मोशनल ईएमएफ। ये हमारे पास एक प्लेन है ना। अब इस प्लेन को हम नाम दे देते हैं PQRS, और इस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है? इन्वर्टेड। इस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है? इन्वर्टेड मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां पे हमारे पास एक प्लेन रखा हुआ, ये रहा, एक मेटेलिक शीट है मेरे पास, ये है ना, मेटेलिक शीट है, और इस मेटेलिक शीट का नाम है KLMN। अब देख, ये मेटेलिक शीट जो है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में पार्शली रखी हुई है, मतलब आधा हिस्सा इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और कुछ हिस्सा इसका मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है ना। आप सुनना जरा, आप कहानी क्या हुई। हमने इस MN को पकड़ा और V वेलोसिटी से बाहर खींचना चालू कर दिया। देख, अब ध्यान सुनना। देख, हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है BA cos थीटा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, नहीं पढ़ा है तो याद रखना। B मैग्नेटिक फील्ड है, A एरिया है और थीटा एंगल है, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। अब देख, हमने क्या करा, इस MN को पकड़ा और पकड़ के बाहर खींचना चालू कर दिया। तो देख, होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का जो एरिया है वो डिक्रीज होना चालू कर देगा। सही बात है। ये इसे पकड़ के जब इसको बाहर खींचेगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एरिया है प्लेन का वो कम होता चलेगा। यानी देख, हम बोल रहे हैं कि एरिया डिक्रीज होगा, और एरिया डिक्रीज होगा तो फ्लक्स भी क्या होना चाहिए? डिक्रीज। अब फैराडे को याद करो, फैराडे ने क्या बोला कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में आपको क्या मिलेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण क्या मिलेगा? इंड्यूस्ड करंट। तो देख, आपने क्या करा, इस कॉइल को मोशन कराया और इस मोशन से क्या प्रोड्यूस कर दिया? ईएमएफ। तो नाम क्या पड़ गया? मोशनल ईएमएफ। क्या आप कॉइल को मोशन करा रहे हो
उस कॉइल के मोशन के कारण आपको क्या मिल रहा है, है ना, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ डेवलप हो गया, इसीलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा मोशनल ईएमएफ। अब कहानी समझो, हमको क्या करना है, ये बात हमको समझ में आ गई कि मोशनल ईएमएफ होता क्या है। अब हमको इसमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और उस ईएमएफ के कारण कितना करंट प्रोड्यूस हुआ। तो दो चीजें हमको इस डेरिवेशन में करना है। ये क्वेश्चन जब भी आता है 4 नंबर में आता है ना, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 नंबर में पक्का आपको चैप्टर नंबर 6 या चैप्टर नंबर 7 में से मिलेगा, 100% आना ही आना है, ये बात एकदम तय है ना। तो देख अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो देख मेरे को चेंज इन फ्लक्स निकालना है। देख फ्लक्स बदल किसके कारण रहा है, एरिया के कारण, एरिया बदल रहा है इसलिए फ्लक्स बदल रहा है। तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करो कि एरिया में कितना चेंज आया। क्या कैलकुलेट करना है, एरिया में कितना चेंज आया। देख पहले इसके अंदर जो था वो x था, तो देख इनिशियल एरिया की बात करते हैं। मान ले इसकी लेंथ L है। अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी L इंटू एक्स। तो इनिशियल एरिया क्या हो गया, LX। अब फाइनल एरिया की बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना, देख पहले x था, जब आप पकड़ के खींच रहे हो तो ये लेंथ कम होगी, x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। मान ले डिक्रीज होके वो हो गई x माइनस डी एक्स, और ये तो आज भी L ही है, तो फाइनल एरिया ही हो गया। अब देख तेरे को चेंज निकालना है, क्या निकालना है, चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं चेंज इन एरिया। हम कैलकुलेट कर लेते हैं चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया होगा फाइनल, ये L का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो L इंटू एक्स हो गया LX, L इंटू माइनस डी एक्स हो गया माइनस का LDX, और ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो देख माइनस के LX से प्लस का LX कैंसिल हो गया, तो चेंज इन एरिया कितना आ गया आपका, माइनस का LDX। अब देख चेंज इन एरिया आ गया, चेंज इन फ्लक्स निकालना है। तो देख फ्लक्स में केवल एरिया ही चेंज हो रहा है। तो मान ले तेरी मैग्नेटिक फील्ड B है और एरिया कितना चेंज हुआ है, माइनस का LDX। तो फ्लक्स इनटू चेंज इन एरिया क्या दे देगा आपको, चेंज इन फ्लक्स दे देगा। तो चेंज इन फ्लक्स को हम d फाई लिख रहे हैं, तो ये बन गया माइनस का LDX। अब देख फेरेडे का सेकेंड लॉ लगा, बाय फेरेडे सेकेंड लॉ। तो फेरेडे सेकेंड लॉ क्या बोलता है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी, ये बोलता है। देख डी फाई की वैल्यू है तेरे सामने, उठा के वहां रख दे। डी फाई की वैल्यू है माइनस BL dx अपॉन में dt। अच्छा बता माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, क्या बना, BL dx अपॉन में dt। 11th क्लास को याद करो, dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ गया, BLV, ये आपके मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है। अब आपको एक चीज निकालनी थी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, करंट, है ना। तो देख मैं सिंपल ओम्स लॉ लगा रहा हूं। करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। मान ले जो कॉइल आप, जो ये प्लेन आप बोल रहे हो, जो शीट KLMN है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R। मान लिया हमने ईएमएफ E है, रेजिस्टेंस R है, तो करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस E अपॉन में R। तो देख करंट का फॉर्मूला क्या आ गया, BLV अपॉन में R। ये जरा इंड्यूस्ड, मोशनल ईएमएफ में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट याद कैसे रखोगे। देख बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई भी डेरिवेशन हो याद रखने की 3-4 मेजर स्टेप होती है। इसमें सबसे पहली चीज याद रखनी कि आपको निकालना है चेंज इन एरिया। क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन एरिया। कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। देख ले पहले फाइनल एरिया निकाला, इनिशियल एरिया निकाला, दोनों को माइनस कर दिया, क्या आ गया, चेंज इन एरिया। फिर आपको क्या निकालना है, चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स का फंडा बड़ा सिंपल है, B इंटू चेंज इन एरिया। देख चेंज इन एरिया हम निकाल चुके हैं, वो वैल्यू यहाँ रख देना, और फिर फेरेडे का सेकंड लॉ लगा देना, डेरिवेशन आपका खत्म। ये 3 स्टेप में इंड्यूस्ड ईएमएफ तक पहुंच गए। ये क्वेश्चन आपको पिछले 5 साल में 2 बार मिलेगा, और दोनों बार 4 नंबर में आया है ना। मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देख इसमें जो अगली चीज आती है मोशनल ईएमएफ के बाद, वो अगली चीज आती है कि मोशनल ईएमएफ में आपके पास एक रॉड है ना, आप उस रॉड को मोशन करवा रहे हो। वो रॉड क्या कर रही है, देख इसे समझना, इसको जरा, इस कहानी को इसे समझना कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इन्वर्टेड मैग्नेटिक फील्ड है।
क्रॉस का मतलब समझते हो ना, ये प्लेन, प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड कैसे अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है इसलिए क्या बना रहे, क्रॉस बना रहे, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की तरफ है। अब ये रॉड है, ठीक। अब ये रॉड क्या कर रही है, यहां रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है ओमेगा वेलोसिटी के साथ, ये रोटेट कर रही है ना। तो देख जब ये रोटेट कर रही है तो कहानी ऐसी बनी। अब हमको जब ये रोटेट कर रही तो देख यहां क्या हुआ, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका आना चाहिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको कैलकुलेट करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, करंट निकालना है, ठीक। तो हमने क्या करा, यहां एक डीएल एलिमेंट कट कर लिया, है ना। उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, dr, r लेंथ पे है। तो देख हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, BLV। देख अब यहां मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काटा है, इसलिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो क्या बनेगा, DE, क्योंकि इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो भी कैसा बनेगा, इनफाइनाइटली स्मॉल। अब देख यहां लेंथ क्या ले रखे हो आपने, dr, तो क्या आ गया, DE इज इक्वल टू BV dr। अब देख टोटल ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो ये बना DE, ये बना BV dr। अब ध्यान से सुनना, लिमिट लगानी पड़ेगी। इनिशियली इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 था और कुछ देर के बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, E। इनिशियली जो रेडियस थी वो 0 थी और कुछ देर के बाद इसकी पूरी लेंथ हम कवर करेंगे, यानी यहां से चले यहां तक आ गए तो 0 से L। अब DE का इंटीग्रेशन तो E हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। देख यहां R है, अच्छा आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा 11th क्लास में, V किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू ओमेगा R। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, R रेडियस है। देख यहां पे ओमेगा ये है और R इसकी रेडियस हो जाएगी, तो B इज इक्वल टू ओमेगा R dr, और लिमिट 0 से L चली रही है। देख B ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर से बचा R dr। अब बता, जैसे x का इंटीग्रेशन x² 2 है, वैसे ही R का इंटीग्रेशन क्या आएगा, R² 2। तो देख E का फॉर्मूला बना B ओमेगा R² 2 लिमिट 0 से L। देख ये 2 कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बना हाफ B ओमेगा। अब देख अपर लिमिट रखी, R की जगह L रखा तो ये हो गया L स्क्वायर, फिर R की जगह 0 रखा तो ये हो गया 0 स्क्वायर, तो ये हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। देख ये आगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है कि एक रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, तो हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। देख अभी रुक जा, अभी करंट भी निकालना है, तो ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। देख इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन में R। तो क्या बना, ओमेगा L स्क्वायर अपॉन में 2R। ये करंट की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, करंट की। तो देखिए अगली चीज निकल गई, है ना। तो देख अभी हमने क्या क्या देखा, सबसे पहला क्वेश्चन बना फैराडे लॉ क्या है, तो दोनों लॉ डिस्कस किए। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लेंज लॉ काम क्या आती है, लेंज लॉ होता क्या है, और लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे काम करते हैं। दोनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, तो बुक से देखोगे तो थ्योरी आपको प्रॉपर उसके मिल जाएगी। तीसरा क्वेश्चन बनता है मोशनल ईएमएफ का, कि मोशनल ईएमएफ क्या है और मोशनल ईएमएफ का इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट निकाल के दे दो। और चौथा क्वेश्चन, की एक रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर रोटेट कर रही है तो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट क्या होगा, तो उसके बारे में भी हमने बात कर ली। अब अगले टॉपिक पे आ जाओ, है ना। अगले जो 2 टॉपिक हैं वो है सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, कि भैया सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है ना, 2 चीजें। फिर अगले 2 क्वेश्चन बनते हैं म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए, और फिर एक बनता है कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है और 2 कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन इस सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस के टॉपिक से बनते हैं। तो देख सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन की, है ना। अब देख सेल्फ इंडक्शन की कहानी समझते हैं। मान ले मेरे पास एक कॉइल है, ये रही। अब इस कॉइल को हमने बैटरी से एसोसिएट किया और यहां हमारे पास स्विच है। अब जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो क्या होगा, इस बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा।
अब देख होता क्या है, कहानी समझना। जैसे मैं अगर स्विच ऑन करूंगा और मान ले इस बैटरी से 100 एम्पियर करंट फ्लो होना है, तो स्विच ऑन करते से ही 100 एम्पियर फ्लो होना स्टार्ट नहीं होगा। करंट की वैल्यू 0 एम्पियर से 100 एम्पियर तक जाने में कुछ समय लेगा। हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ले, हो सकता है 0.01 सेकंड या 0.02 सेकंड ले, कुछ भी हो सकता है। समझना जरा इस बात को कि 0 एम्पियर से 100 एम्पियर तक जाने में क्या होगा, करंट कुछ समय लेगा। यानी इस ड्यूरेशन में आपका करंट कैसा है, वेरिएबल। आपका करंट चेंज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है। अब देख अगर करंट इंक्रीज होगा तो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = μ0 Ni। देख हम बोल रहे करंट बढ़ रहा है, अब करंट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड। देख अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स। तुमने पढ़ा है ना, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, BA cos थीटा। तो देख ध्यान से सुन, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते से ही क्या हुआ, करंट की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। जैसे ही करंट की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, इस कॉइल के आसपास बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो क्या बढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और तुरंत फेरेडे ने बोला कि जब भी फ्लक्स बदलेगा क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। और वो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, चेंज ऑफ फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अब देख कहानी समझ, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने पे इस कॉइल में करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने के कारण इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, जिससे इसका फ्लक्स इंक्रीज हुआ। और फ्लक्स चेंज होने के कारण फेरेडे लॉ के हिसाब से इसमें क्या आना चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट आना चाहिए, जो चेंज ऑफ फ्लक्स का क्या करना चाहिए, अपोज। और इसी फिनोमेना को नाम दिया सेल्फ इंडक्शन। देख सेल्फ इंडक्शन नाम क्यों पड़ा, खुद का ही करंट बदला, खुद की मैग्नेटिक फील्ड बदली, खुद का फ्लक्स बदला और खुद में इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लो करा दिया, है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम करा रहे हैं, इसलिए क्या नाम पड़ा, इंडक्शन। जहां फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो, जहां फील्ड से कोई फिनोमेना होता है, उसके लिए हम जनरली इंडक्शन शब्द यूज करते हैं। तो ये होता है आपका सेल्फ इंडक्शन। अब देख इसमें इसी के बेसिस पे एक और कहानी बनती है सेल्फ इंडक्टेंस की, या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों एक ही चीज है ना। तो देख कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं, इंडक्शन की बात करते हैं या सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं, कैसे भी आप इसको समझ लो। देख फेरेडे ने क्या बोला, या यहां पे क्या बोला कि जो फ्लक्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। अच्छा कैसे पता चला, देख सिंपल सी बात बताता हूं। तूने क्या बोला, करंट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0 Ni, आई के बढ़ने पे B क्या होगा, बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने पे क्या बढ़ना चाहिए, फ्लक्स। क्यों, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला है BA cos थीटा। अब आप बोल रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो क्या बढ़ना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ना चाहिए। तो फाई देख करंट बढ़ने पे फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कैसा रिलेशन हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देख यही लिखा है ना हमने कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब हमने क्या करा, हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगा दिया L, और इसी कांस्टेंट L को हमने नाम दिया सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। कंफ्यूज मत होना, इंडक्शन पूछे तो ये और इंडक्टेंस पूछे तो ये। अब देख इसका फॉर्मूला हमको देना है, इसकी डेफिनेशन हमको देना है। वो एक क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा एक्सप्लेन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, तो डेफिनेशन देना पड़ेगी, है ना। तो देख डेफिनेशन क्या बनेगी, तो फेरेडे लॉ याद करो। फेरेडे ने क्या बोला, E = -dφ/dt, कि भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के क्या है, बराबर। एक काम कर, फ्लक्स की वैल्यू उठा के यहां रख दे। देख मैंने वैसे ही बोला L कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो -L/di/dt। अब देख कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, अगर मान ले di/dt आपका 1 है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 है, मतलब एक सेकंड में करंट 1 एम्पियर से बढ़ रहा है। अभी मान ले 10 एम्पियर है, अगले सेकंड 11 हो गया, अगले सेकंड क्या हो गया 12, अगले सेकंड 13, अगले सेकंड 14। तो हर एक सेकंड में करंट कितने से बढ़ रहा है, 1 एम्पियर से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो गया, 1 हो गया। तो di/dt 1 हो गया, तो देख E किसके बराबर हो जाएगा, -L के। माइनस को इग्नोर कर दो, माइनस केवल अपोजिशन इंडिकेट कर रहा है। तो डेफिनेशन क्या बनी कि अगर किसी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 के बराबर है, यदि किसी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किसके बराबर है, 1 के, यूनिट के इक्वल है, तो उसमें प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, सेल्फ इंडक्टेंस के। तो डेफिनेशन क्या बनी, सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय
रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट करंट इन दैट कॉइल, कि अगर किसी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकंड से करंट चेंज हो रहा है या di/dt की वैल्यू यूनिट है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो किसके बराबर आएगा? सेल्फ इंडक्टेंस का, है ना। तो ये डेफिनेशन आ गई सेल्फ इंडक्टेंस की और वो सेल्फ इंडक्शन की। ठीक, अब देख हमारे पास एक कॉइल है, उस कॉइल के बारे में हम बात करेंगे। चलो, तो अब अगला डेरिवेशन देखो कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल। लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल, तो मेरे पास एक कॉइल है जिसकी लेंथ है L, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A, है ना। तो देख हमने क्या बोल दिया कि लेंथ कितनी है? L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? कैपिटल A, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी देख यूनिट लेंथ का क्या मतलब है कि आपका सोलेनोइड मान लो 100 मीटर का हो, तो आपको 100 मीटर से मतलब नहीं है, आपको 1 मीटर पे कितने टर्न है उससे मतलब है। इसको बोलते हैं यूनिट लेंथ, यूनिट मतलब 1। तो ये है N, और टोटल नंबर ऑफ टर्न, यानी पूरे सोलेनोइड में जो नंबर ऑफ टर्न है वो कितने हैं? कैपिटल N। तो देख यहां से एक रिलेशन बन सकता है, कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू L। देख कैसे समझना जरा, देख मैं बोल रहा हूं 1 मीटर पे n टर्न है, ये बोला ना, टर्न पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर पे टर्न, तो 2 मीटर पे कितने हो जाएंगे? डबल, कितने हो जाएंगे? 12। और 3 मीटर पे, 4 मीटर पे, तो L मीटर पे, तो ये तो बोल रहा हूं कि टोटल टर्न कितने हैं? NL, और तूने टोटल टर्न को क्या बोला है? कैपिटल N। अच्छी बात है, तो पहले तो बेसिक टर्मिनोलॉजी समझो इसकी। अब देख हमने क्या पढ़ा कि ये सोलेनोइड है भैया, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, तो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। N यहाँ पे पर यूनिट टर्न है, पर यूनिट लेंथ पे कितना टर्न है वो है। और तूने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा? NBA cos थीटा, थीटा है 90 डिग्री, सॉरी cos थीटा है 0 डिग्री, तो सिंपल BA आया, और नंबर ऑफ टर्न पे फ्लक्स डिपेंड करता है, जितने नंबर ऑफ टर्न उतने फ्लक्स। तो देख टोटल टर्न कितने? कैपिटल N, तो फ्लक्स कैपिटल N टाइम्स हो जाएगा। अब एक काम कर, B की वैल्यू उठा और उठा के यहां रख दे, तो फ्लक्स की फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट NI इंटू A। ठीक, तो देख N म्यू नॉट, अच्छा यहां से देख, यहां से मैं बोल सकता हूं स्मॉल n जो है वो कैपिटल N बाई L के बराबर है, उठा के यहां रख दे। तो देख फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बना? म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L और इनटू में I। मेरे को निकालना क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस L निकालना है। L का फॉर्मूला क्या पढ़ा तूने? फाई बाई I, ये पढ़ा था ना, फाई इज इक्वल टू LI, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो I का L का फॉर्मूला क्या आ गया? फाई बाई I, ये। तो फाई की जगह फाई की वैल्यू रख दे, तो म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई I अपॉन में L, और ये ऑलरेडी अपॉन में I है, तो I से I क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना आया? म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन में L। ये बात समझ में आती? अब सुन, इस पे एक और क्वेश्चन बनता है, डेरिवेशन तो पूछ लिया, वो पूछेगा कि बताओ सेल्फ इंडक्टेंस किन किन फिनोमिना पे, किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तो देख म्यू नॉट के पड़ोस में म्यू आर हमेशा लिखा होता है। अभी मैंने जो सोलेनोइड लिया उसके बेस में एयर थी, इसलिए म्यू आर की वैल्यू क्या हो गई? 1। अगर और कोई वैल्यू होती तो और कुछ आती। तो देख यहां से देख तेरे को एक बात समझ में आएगी कि L जो है वो म्यू आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी तूने ऐसा कोई मीडियम रख दिया जहां पे म्यू आर की वैल्यू बढ़ गई, जैसे एयर था, एयर की जगह तूने आयरन की रॉड रख दी, आयरन की रॉड के लिए म्यू आर की वैल्यू ज्यादा है, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के। देख अगर कोई बोले नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दिया तो सेल्फ इंडक्टेंस 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना है 4। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को 7 टाइम कर दिया तो सेल्फ इंडक्टेंस 49 टाइम्स हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, एरिया पे, और तीसरा किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ पे। लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सेल्फ इंडक्टेंस इन 4 पैरामीटर पर डिपेंड करता है, मीडियम, नंबर ऑफ टर्न, एरिया और लेंथ। ये अगर आप चेंज करोगे तो आपके कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये कंप्लीट सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक है। अगला जो है वो है म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन। अब देख अगर म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें, है ना, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमारे पास 2 कॉइल्स होती हैं। ठीक, म्यूचुअल इंडक्शन में कितनी कॉइल है हमारे पास, 2 कॉइल है। मान ले ये कॉइल हो गई, इस कॉइल में हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, है ना। तो देख जिस कॉइल में बैटरी कनेक्ट की है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या नाम दिया हमने उसको, क्यों, क्योंकि जिसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं वो प्राइमरी कॉइल है ना। तो जिसमें हमने बैटरी दी, जिसमें हमने बैटरी अटैच किया, जिसमें हमने सप्लाई दी, वो प्राइमरी कॉइल। इसलिए ट्रांसफार्मर में जिस पे आप सप्लाई देते हो वो प्राइमरी कॉइल है, और जिससे आपको आउटपुट मिलता है वो कौन सी होती है, सेकेंडरी कॉइल होती है। तो यहां भी सेम कहानी है। और यहां हमारे पास एक और कॉइल है, ये रही, इसमें हम करंट प्रोड्यूस कराएंगे तो ये हमारी सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी। अब देख कहानी क्या हुई, जैसे यहां स्विच ऑन किया करंट की वैल्यू चेंज हुई, करंट की वैल्यू चेंज हुई तो इसके आसपास बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगी। अभी बात करी डिटेल में इसके बारे में। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो देख यहां पे रखी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो देख हम क्या बोल रहे हैं, करंट के बदलने पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड बदली, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड में कौन है, ये वाली कॉइल। इसमें तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, इसके बारे में तो हमने बात कर ही ली। अब तो पड़ोसी के घर की बात करेंगे। तो हमने जैसे ही स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हुआ, करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, उससे क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। तो फेरेडे ने क्या बोला, जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट। देख म्यूचुअल इंडक्शन क्यों बोला, कि पड़ोसी ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड बदली, उसके कारण इसमें एक इंपैक्ट आया। तो म्यूचुअल इसके कारण, इसमें चेंज हो रहा था इसलिए इसमें चेंज मिला। और इंडक्शन इसलिए क्योंकि इनमें कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, फील्ड के कारण हो रहा है जो भी हो रहा है। तो नाम क्या पड़ा, म्यूचुअल इंडक्शन। ये बात क्लियर है। अब तो देख डेफिनेशन तो हमको समझ में आ गई कि प्राइमरी में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू अगर चेंज हुई तो उससे सेकेंडरी कॉइल पर एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, जिसके कारण हमको सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। और इसी फिनोमेना को हमने क्या नाम दे दिया, म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अंतर है दोनों में ना भैया। अगर म्यूचुअल इंडक्शन पूछे तो ये लिखोगे, और म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछे तो अब जो बता रहा हूं वो लिखोगे। ठीक, तो देख यहां भी बात तो यही है कि सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस फ्लक्स, सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस्ड फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देख जितना ज्यादा इसमें करंट इतनी ज्यादा इसकी मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा इसका फ्लक्स। तो ये तो बात बोल रहा हूं, फ्लक्स मतलब ज्यादा करंट मतलब ज्यादा फ्लक्स। फॉर्मूले से भी हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया ही था। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगा दिया m, और इसी m को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। देख दोनों की ऐसा यूनिट हेनरी है। सेल्फ इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट भी क्या है, हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट भी क्या है, हेनरी। अब देख इसका डेफिनेशन हमको बनाना है तो फेरेडे लॉ का, फेरेडे लॉ क्या बोलता है, E इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt। देख E की जगह E की वैल्यू रख दी। देख m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो dIP/dt। अब मान ले यदि dIP/dt 1 के बराबर है
यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, क्योंकि आईपी मतलब प्राइमरी कॉइल का करंट है, तो अगर किसी प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है, यूनिट है, di/dt क्या है 1, तो फाई किसके बराबर हो जाएगा -m × 1, यानी फ्लक्स किसके बराबर आ गया m के। तो देख डेफिनेशन क्या बनी, सॉरी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, माइनस इग्नोर कर दो, माइनस क्या बताता है अपोजिशन। तो देख डेफिनेशन क्या बनी कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 1, अगर प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है 1 है, तो उस कॉइल में प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ न्यूमेरिकली किसके इक्वल आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के, या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के। ठीक, ये कहानी। अब जो इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन जो है वो है कि हमारे पास 2 लॉन्ग सोलेनॉइड है, उनका म्यूचुअल इंडक्शन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, है ना। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि एक कॉइल ये रही मेरे पास, ये दूसरी कॉइल है। तो देख फर्स्ट कॉइल को हमने नाम दे दिया S1, सेकंड कॉइल को नाम दे दिया S2। इसमें हम 2 सिनारियो कंसिडर करेंगे। फर्स्ट सिनारियो में हम S1 को प्राइमरी कॉइल कंसिडर करेंगे। S1 को क्या कंसिडर करेंगे, प्राइमरी कॉइल, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम जो करंट की सप्लाई देंगे वो किस में देंगे, S1, है ना। और S2 को क्या कंसिडर करेंगे, सेकेंडरी कॉइल, यानी हम जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो आउटपुट हमको मिलेगा, जो करंट हमको मिलेगा, वो कहां से मिलेगा, सेकेंडरी कॉइल से, S2 से मिलेगा, है ना। तो देख अब हमने क्या करा, ये S1 है, मान ले S1 में नंबर ऑफ टर्न तेरे N1 है, स्मॉल n1, करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, इस पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B1, और एरिया दोनों का सेम है, इसका भी एरिया कैपिटल A है और इसका भी एरिया क्या है, कैपिटल A। इसमें नंबर ऑफ टर्न N2 है, करंट I2 है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है B2। ठीक, अब ध्यान सुनना कहानी जरा, देख तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू S1 कॉइल, तो देख S1 कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है B1। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पड़ा है μ0 Ni। देख बता नंबर ऑफ टर्न कितने हैं N1, करंट कितना है I1। ध्यान रखना I1 I2 में कंफ्यूज मत होना। इसकी मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखा हुआ है, S2। तो फ्लक्स किस पे प्रोड्यूस होगा, S2 पे। फ्लक्स किस पे प्रोड्यूस होगा, S2 पे, है ना। तो देख मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S2, है ना। तो देख ये बना φ21। क्यों बना φ21, नाम क्यों दिया φ21, φ2 क्यों दिया, सेकंड पे डेवलप हो रहा है, किसके कारण, फर्स्ट के कारण। तो जिससे डेवलप होता है वो पीछे आ रहा है, और जिस पे डेवलप हो रहा है वो कहां लिख दिया, आगे। फ्लक्स का फॉर्मूला तुमको पता है, क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, BA, है ना, NBA, नंबर ऑफ टर्न इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, है ना। तो देख सिंपल सी बात है कि यहां पे नंबर ऑफ टर्न आपका है N2A, N2L, N2L। क्यों, क्योंकि देख सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं N2, सेकेंडरी कॉइल की लेंथ कितनी है L, तो टोटल टर्न कैसे निकलेंगे N2 इंटू L। यहां पे भी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है दोनों का। और B मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट की है तो B1, अब वैल्यू रख दे μ0 N1 I1 A। सही बात है, देख इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, μ0 N1 N2 LA और I1। सही, देख जैसे हमने बोला था कि स्मॉल n1 कैपिटल N1 अपॉन में L के बराबर आएगा, स्मॉल n2 कैपिटल N2 अपॉन में L के बराबर आएगा। तो यहां से हम अगर चाहें तो एक रिलेशन और बना सकते हैं
कैपिटल N1 अपॉन में L, कैपिटल N2 अपॉन में L, L से L क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। अगर N1 N2 में देखना है तो N1 N2 में भी देख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसा अगर स्मॉल n में देखना हो तो स्मॉल n में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो अब देख, हमको मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा आ गया, अब हमको निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं M12। तो फॉर्मूला हमको पता है φ21 अपॉन में A, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो म्यू नॉट N1 N2 L A I1 अपॉन में, देख इसमें जो करंट फ्लो रहा है वो I1 ही है, फर्स्ट में कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट N1 N2 AL, ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब जब आप सेकंड सिनारियो करो ना, तो उसमें क्या करना, सिंपल एक चीज करना, 1 को 2 बना देना और 2 को क्या बना देना 1, तो सेकंड डेरिवेशन एज इट इज एज यूजुअल आ जाएगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक।